हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स पे। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में सॉल्व करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ये जो बुक है, ये घटना चक्र पब्लिकेशन की तरफ से आती है और ये सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की किताब है, जिसमें 1990 से फरवरी 2025 तक के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और इसमें यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो सब इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर कि केंद्रीय और राज्य सिविल सेवाओं की जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, लगभग 250 यानी कि 254 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन यहाँ पर अध्यायवार यानी चैप्टर वाइज इसमें गिवन है। ठीक है, तो अभी हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि इंडियन पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और ये घटना चक्र की तरफ से आने वाला लेटेस्ट बुक है, यानी कि 2025 का एडिशन है, जो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। और सबसे मेन चीज क्या है वो मैं आपको बता दूं कि इस बार हम नोट्स भी बना के आपको पहले नोट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जैसे इसी वीडियो में आप देखेंगे कि पहले मैं नोट्स आपको अच्छे से समझाऊंगा, जो मैंने खुद अपने से बनाया है नोट्स। तो बहुत ही बढ़िया नोट्स है और वो मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा। पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एनके मैथ्स। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पर भी आप एनके मैथ्स को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, और पहले चैप्टर से स्टार्ट करता हूं, जो भी इसमें पहला चैप्टर होगा। देखिए, भारतीय संविधान पढ़ने से पहले हमें सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ने को मिलता है भारतीय संविधान में या फिर राज्य व्यवस्था में, वो आपको मिलता है भारत का संवैधानिक विकास। आप देखेंगे नोट्स फॉर्मेट में मैंने नोट्स बनाया है और बहुत बढ़िया से आप ये नहीं समझना कि ये केवल घटना चक्र की बुक का नोट्स है। इसमें घटना चक्र के अलावा और भी कई सारी किताबों को मैंने ध्यान में रखा है और सबका सहारा लेते हुए नोट्स बनाया है। और कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है मैंने, जो घटना चक्र में पूछा गया है, यानी अलग अलग राज्य और संघ की सिविल सेवा की परीक्षाओं में और उसके अलावा और भी जो आ सकता है वो सब मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ये बहुत ही फायदेमंद है वीडियो, आप जरूर देखिए अगर आपका जीएस कमजोर है तो पहले हम नोट्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या है कैसे है, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे पहला जो चैप्टर है आपका, ये है आपका भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत में संविधान के विकास का क्या क्रम रहा, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी और जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कहां से क्या क्या लिया गया या फिर उसका इतिहास क्या रहा, किस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया चली। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर भारत में शासन की बात की जाए, आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजी कंपनी थी या फिर अंग्रेजों की एक व्यापारिक कंपनी थी, तो आप देखेंगे पहले संवैधानिक विकास में दो प्रमुख चीज हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन, यानी भारत में जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने भारत में किस प्रकार शासन किया और अपने शासन के दौरान कौन कौन से नियम बनाए। ठीक है, और वैसे ही आप देखेंगे उसके बाद 1773 से जैसे 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में शासन रहा। ठीक है, और उसके बाद 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ या फिर 1857 की जो क्रांति हुई, उसके बाद जो ब्रिटिश ताज था या फिर ब्रिटिश सरकार था, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, या ब्रिटिश संसद समझ लो, उसने डायरेक्ट अपने अंतर्गत शासन ले लिया और कंपनी का शासन का कार्य बंद कर दिया। ठीक है, यानी कंपनी से शासन का कार्य ब्रिटिश को चला गया, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश ताज या फिर क्राउन के अंतर्गत शासन। और ये 1858 से फिर भारत की आजादी यानी कि 1947 तक चला। तो भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी भारत में जो शासन हुआ संविधान बनने से पहले अंग्रेजों के द्वारा जो शासन किया गया उसको दो भाग में यहाँ पर बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किस प्रकार से शासन चलाया गया, और दूसरा आपको मिलेगा ब्रिटिश ताज द्वारा भारत में किस प्रकार से शासन चलाया गया। ठीक है ना। अब आप यहां पर देखेंगे जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मेन चीज क्या क्या रहा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब शासन चलाया तो कौन कौन सा नियम भारत में लागू किया। इसमें सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, ये लागू किया जाता है। फिर आपका 1781 में एक और संशोधन अधिनियम लाया गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में
फिर चार्टर अधिनियम या फिर अधिनियम को आप एक्ट भी कह सकते हैं, चार्टर एक्ट 1786, फिर चार्टर चार्टर एक्ट 1793, और फिर आपका आता है चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, और अंतिम है 1853 जो कि 57 तक चला। ठीक है। अब ऐसे ही कंपनी के अधीन अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बता ही दिया। अब ब्रिटिश ताज के अधीन शासन किस प्रकार चला और ब्रिटिश सरकार ने क्या-क्या नियम शासन को सुधारने के लिए लगाया वो आप देखेंगे। तो इसमें पहला आता है दोस्त यहाँ पर भारतीय शासन अधिनियम 1858। ठीक है। फिर आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखो, भारतीय शासन अधिनियम जब 1858 लाया गया था, ये कब लाया गया था? जब सिपाही विद्रोह खत्म हुआ, यानी 1857 की क्रांति खत्म होने के ठीक बाद भारतीय शासन अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, और इसमें जो भी कमियां थी उसको समय समय पर सही करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम लाएगा। और इस प्रकार से कुल 3 परिषद अधिनियम देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, फिर 1892 में आता है भारतीय परिषद अधिनियम, फिर 1909 में आता है भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है। अब इसके बाद फिर से 1919 में भारत शासन अधिनियम दूसरा लागू किया जाता है। फिर 35 में तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान निर्माण को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो अभी भी भारतीय संविधान में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी की गई हैं, ठीक है, या फिर उसके आधार पर बनाई गई हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अंतिम जो आया वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 में। इसके बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद ब्रिटिश की तरफ से कोई भी अधिनियम लागू नहीं किया गया। ठीक है। तो ये तो हुआ कि संविधान के विकास का क्रम क्या रहा, किस प्रकार से कौन कौन से नियम आए। अब थोड़े थोड़े करके कम से कम जितने एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उतने हमें इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब आप ये मत सोचना कि चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है, मैं बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा और बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा। आप बस देखते जाइए, इत्मीनान से कोशिश कीजिए लिखने का और नोट्स बनाने का भी। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्ट से, जो कि है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद कभी भूलिएगा नहीं अगर ध्यान से आप समझ पाए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस एक्ट को पारित करने का यानी एक्ट बनाने की नौबत क्यों आई, अंग्रेजों ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट क्यों पारित किया। अब ये ध्यान रखिए कि एक्ट कभी भी कंपनी नहीं बनाती थी, एक्ट ब्रिटिश संसद ही बनाता था जो कंपनी पर और कंपनी के द्वारा किए जाने वाले भारत में शासन पर लागू होता था। तो एक्ट बनाने के 3 प्रमुख कारण यहाँ पर हैं, जिसमें से पहला कारण आप देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में उस समय द्वैध शासन था, यानी कि बंगाल के नवाब के पास भी शासन का अधिकार था और साथ ही साथ कंपनी शासन चला ही रही थी। ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या था कि बंगाल के नवाब के पास बस नाम के लिए शासन था, ना तो इनके पास कोई न्यायिक अधिकार था या ना फिर ये न्याय कर सकते थे, और ना ही इनके पास कोई राजनीतिक अधिकार था, यानी राजनीतिक और न्याय से रिलेटेड कोई भी अधिकार बंगाल के नवाब के पास नहीं था। ठीक है। यानी कि राजनीति में ये कोई फैसला नहीं ले सकते थे अपनी जनता के लिए भी, और न्याय के लिए भी अपनी जनता के लिए कोई फैसला नहीं ले सकते थे। साथ ही साथ कंपनी के पास दीवानी अधिकार था, यानी टैक्स वसूलने का पावर किसके पास था? कंपनी के पास था। लेकिन चूंकि कंपनी को लोगों की चिंता नहीं थी, ना ही लोगों के कल्याण की चिंता थी, ठीक है, इसलिए कंपनी अपने मन से टैक्स वसूलते थी और कहीं भी लोगों के कल्याण के बारे में कोई कार्य कंपनी नहीं करती थी। तीसरा आता है देखो, ये जो दोनों कारण है मेन, ये जो कारण है कंपनी के पास दीवानी अधिकार का होना और लोगों का चिंता ना होना। अब कंपनी अपने हिसाब से धन का इस्तेमाल करती थी, जो टैक्स वसूला जाता था उसका, ठीक है, यानी जन कल्याण के लिए वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। और इसका कारण क्या हुआ कि 1770 में बंगाल में महाअकाल आया। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख कारण है इस एक्ट को लाने का वो है कुशासन, यानी कंपनी के अधिकारियों द्वारा जो कुशासन किया जा रहा था, जो रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्टाचार जो फैलाया जा रहा था, वो भी कहीं ना कहीं इस एक्ट को लाने का कारण बना। इस कुशासन को बंद करने के लिए इस एक्ट में प्रावधान किया गया। ठीक है। अब आता है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट यानी पैसों की घोर कमी हो गई इन लोगों को। कंपनी कंपनी का मतलब ये नहीं समझिए कि कंपनी मतलब कोई कंपनी, कंपनी का मतलब जिसमें अंग्रेजों के शासन करने वाले लोग और साथ ही अंग्रेजी सेना ये सब शामिल है, उसको मिला के हम कंपनी बोल रहे हैं अभी के टाइम पर। और कंपनी से मतलब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी से है यहाँ। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहाँ की? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का। तो अब देखिए वित्तीय संकट किस प्रकार आया। 1769 में जो
आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई। इसमें अंग्रेजी सेना यानी कंपनी की पराजय हो जाती है, यानी हैदर अली ने कंपनी को पराजित कर दिया और इसके कारण कंपनी का काफी क्षति हुआ और ऐसा स्थिति आ गया कि अंततः कंपनी को 1772 में ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का ऋण यानी उधार लेना पड़ा। ठीक है, 1 मिलियन पाउंड का ऋण लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को यह टेंशन हो गया होगा कि भाई कंपनी से अब संभल नहीं रहा है, तो कंपनी के लिए कुछ नियम लागू किया जाए। तब जरूरत पड़ी ब्रिटिश सरकार को कि कोई नियम लागू किया जाए जो कंपनी पर लागू हो और कंपनी जिस प्रकार से शासन चला रही है बंगाल में या भारत में उस पर उसमें बदलाव किया जा सके। ठीक है, अब क्या क्या बदलाव हुए और इस एक्ट के क्या प्रावधान थे प्रमुख, उस पर बात करते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर हमने लिखा है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस एक्ट के क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान, इसमें अलग अलग मैंने इस टाइप से लिख दिया है कि याद करने में आसानी हो। जैसे कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। तो इस प्रकार हम एक से देखते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो आता है वो है पद नाम। इस समय पद नाम में भी चेंज किया गया, यानी जो पहले बंगाल के गवर्नर होते थे जो कि कंपनी के ही कोई व्यक्ति थे या फिर कंपनी अंग्रेजों की तरफ से जिसको गवर्नर बनाती थी वो गवर्नर बनते थे। जैसे रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर थे बंगाल के। तो बंगाल के जो गवर्नर थे, गवर्नर का काम क्या था, जैसे अभी समझिए कि सरकार में कोई एक प्रमुख व्यक्ति होता है जो गवर्नेंस यानी सरकार चलाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, इनका काम था कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने नियम कानून बना के दे दिया, लेकिन इन नियम कानून को पालन कौन करवाएगा भारत में, या फिर जहां भी कंपनी शासन चला रही है वहां नियम कानून का पालन कौन कराएगा, यानी कि फिर वहां पर फैसला कौन लेगा। तो फैसला लेने के लिए ब्रिटिश की तरफ से जो प्रमुख व्यक्ति थे उन्हीं को गवर्नर बोला जाता था। और चूंकि उस टाइम पर बंगाल में केवल शासन चल रहा था इनका, इसलिए ये बंगाल पर केवल लागू हुआ और समझिए कि उसके लिए ये लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, और इससे पहले जो बंगाल के गवर्नर होते थे उस पद को बदल दिया गया और पद का नाम अब रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या रखा गया? गवर्नर जनरल। तो गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, कब? 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ तब ये पदनाम चेंज हुआ। और इस एक्ट के तहत बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन बने? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। तो पहले गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल गवर्नर की बात करें पहला, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव होगा। ठीक है, और अगर पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तब यहां पर होगा वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, तो सबसे पहला पद नाम आप समझ गए कि गवर्नर के पद को हटा के और गवर्नर जनरल किया गया और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस बने। फिर आता है कार्यकारी परिषद का गठन। कार्यकारी परिषद क्या था? गवर्नर जनरल जो थे इनकी सहायता के लिए 4 लोगों के यानी 4 सदस्यों का एक परिषद यानी कमिटी बनाया गया जिसका नाम रखा गया, कमिटी या फिर काउंसिल आप बोलिए, कार्यकारी परिषद। तो कार्यकारी परिषद बेसिकली गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, जैसे मंत्री परिषद होता है प्रधानमंत्री की सहायता के लिए या फिर नियम कानून बनाने में जो सहायक होते हैं, तो उस टाइप से यहाँ पर कार्यकारी परिषद बनाया गया था जो जनरल गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में काम करता था। इसमें सदस्य कितने थे? 4 सदस्य थे गवर्नर जनरल को छोड़ करके, और इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारी परिषद बनाया गया था उसमें 4 सदस्य कौन कौन थे, तो फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। याद कैसे रखिएगा? फ्रांस क्लेवर है या फ्रांस का क्लेवर मन है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। पहले तो फ्रांसिस, फ्रांस, फिर क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। अगला आता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का क्या मतलब है दोस्तों, आपको मैं समझाता हूं। जैसे देखेंगे केंद्रीकरण, केंद्रीकरण में यहां पर है कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि उस समय कंपनी का 3 प्रेसिडेंसी था। 3 प्रेसिडेंसी कौन सा था? एक तो बॉम्बे था, एक मद्रास था और सबसे प्रमुख प्रेसिडेंसी जो थी वो बंगाल थी। अब चूंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया, और ये भी ध्यान रखिए बॉम्बे में भी जनरल होते थे, सॉरी गवर्नर होते थे, मद्रास में भी गवर्नर होते थे और बंगाल में भी गवर्नर होते थे, क्योंकि ये सारे ही प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, यानी कि एक तरह से मुख्यालय मान लीजिए।
तो बंगाल के गवर्नर को चूंकि गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इन्हीं के अधीन बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को भी कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं बंगाल के गवर्नर जनरल जो फैसला लेंगे यही चीज लागू होगा। एक मिनट, यही चीज आपको लागू हो जाएगा कहां पर? बॉम्बे पर भी और मद्रास पर भी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीकरण किया गया, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर दिया गया कि वो बॉम्बे और मद्रास के भी, उसके लिए भी नियम कानून बना सकते हैं। अब एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। स्थापना 1774 में हुआ। एक्ट को लाने के बाद हाई कोर्ट कहां स्थापित किया गया? कोलकाता में। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और इसकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो सबसे पहला जो उच्चतम न्यायालय बना वो 1774 में कलकत्ता में बना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उस हाई कोर्ट के, उनका नाम है सर एलिजा इम्पे। याद रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थी, और बाकी के 3 जो न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। अब बात करते हैं, इसमें एक और प्रावधान किया गया, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। निजी व्यापार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? आप देखेंगे यहां पर, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, यानी कंपनी से मिल के व्यापार करना है। निजी यानी कि अकेला अकेला पर्सनल यहां पर व्यापार नहीं करना है। और साथ ही साथ भारतीय लोगों से उपहार या फिर रिश्वत लेना भी बंद कर दिया गया, कि कंपनी के जो भी कर्मचारी होंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मेंबर होंगे, वो अकेले अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और ना ही भारतीय लोगों से उपहार या फिर रिश्वत ले सकते हैं। आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है ईआईसी की जवाबदेही भी यहां पर फिक्स की गई। जवाबदेही क्या थी? कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, यानी कंपनी जो भी काम करेगी अपना रिपोर्ट किसको देगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भारत में नहीं था, ये समझिए अंग्रेज अधिकारियों का एक समूह था जो कि इंग्लैंड में ही था। लेकिन इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कि कंपनी से डाटा लेके, रिपोर्ट लेके, और ब्रिटिश संसद को या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को या महारानी को रिपोर्ट करना। ठीक है, तो कंपनी भारत में क्या काम कर रही है, कितना राजस्व वसूल रही है, नागरिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, ये सब किस प्रकार से चल रहा है, शासन किस प्रकार से चल रहा है, ये सब ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए ईआईसी की जवाबदेही फिक्स की गई। तो ईआईसी का काम क्या था? किस प्रकार जवाबदेही थी? ईआईसी का काम था कि ये अपना शासन से रिलेटेड पूरा जानकारी किसको दे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश सरकार को वो जानकारी फॉरवर्ड करेगा जांच पड़ताल करके। तो रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख बातें क्या रही, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। पद नाम का चेंज करना, यानी कि यहां पर आप देखेंगे गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाना, कार्यकारी परिषद 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाना, फिर केंद्रीकरण करना, यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनको बाकी के 2 प्रेसिडेंसियों का भी भार सौंपना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना करना। यहां पर अगला जो कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, सर एलिजा एम्पे पहले उसके मुख्य न्यायाधीश बने, और निजी व्यापार प्रतिबंध और साथ ही साथ ईआईसी की जवाबदेही। आगे बात करते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख कमियां क्या रही। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख कमियां आप देखेंगे यहां पर, सबसे पहला कमी था कि कार्यकारी परिषद में बहुमत से निर्णय होता था। यानी कि गवर्नर जनरल के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं था कि वो अपने मन से कोई नियम लागू कर सके, यानी कार्यकारी परिषद की सहमति से ही गवर्नर जनरल कोई नियम लागू कर सकते थे। और साथ ही साथ अगर कार्यकारी परिषद किसी नियम को बनाने के लिए हाँ बोल रहा है तो गवर्नर उसके लिए ना नहीं कर सकते थे, यानी इनके पास कोई वीटो पावर नहीं थी। ठीक है, यानी ये किसी भी बहुमत से लिए गए निर्णय को बदल नहीं सकते थे या उस पर रोक नहीं लगा सकते थे। अगला, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां भी स्पष्ट नहीं थी, यानी उच्चतम न्यायालय के पास क्या शक्तियां हैं ये स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंपनी और ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रही थी। और अगला, मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो तो पहले गवर्नर थे तो उनके पास अपनी शक्ति थी अपने प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए। लेकिन बंगाल में जब से गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया, यानी इन दोनों को गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, तब से उनको काफी तकलीफ होने लगा। और ये लोग कहीं ना कहीं बंगाल के गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन करने से मना कर रहे थे। जैसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, इसी समय ये चीज देखने को मिला था। अब यहां पर आप देखेंगे कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन करके, एक मिनट, बंगाल
रुकिए, देखिए, प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर पहली बार भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई। यानी कि शक्ति का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया पहला बार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर आप लास्ट में जाएंगे, देखेंगे जब, तो वहां पर विकेंद्रीकरण भी हुआ है। अभी फिलहाल हम आगे बढ़, अब देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों हम 1781 के संशोधन अधिनियम पर। 1781 का संशोधन अधिनियम आपको कई सारी किताबों में नहीं भी देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक चीज याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में लागू किया गया था, यानी इससे पहले, उसकी कमियों को दूर करने के लिए, यानी कि कुछ बेसिक कमियां उनमें थी जिनको दूर करने के लिए तत्काल इस संशोधन अधिनियम को पारित किया गया। और इसे कब लाया गया? 5 जुलाई 1781 को इस अधिनियम को पारित किया गया ब्रिटिश संसद में, ठीक है। और इसलिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 भी कहा जाता है। तो एक प्रमुख चीज जो आपको याद रखना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किसको कहते हैं? जो 1781 में संशोधन की अधिनियम लाई गई थी, उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और इसमें एक चीज और प्रमुख करने की कोशिश की गई, कंपनी के कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास किया गया। ध्यान रखिए, अलग नहीं किया गया, अलग रख करने का प्रयास किया गया है। किसको? कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, यानी कि न्याय के लिए व्यवस्था अलग होगा और कार्यपालिका यानी राजनीतिक जो कार्य होगा, प्रशासनिक कार्य जो होगा, वो अलग होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो इंपॉर्टेंट एक्ट है उस पर बात करते हैं हम लोग। तो अगला इंपॉर्टेंट जो एक्ट है आपके लिए दोस्त, वो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इस टाइम में जो पिट्स थे, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो उनके टाइम में चूंकि इसको लाया गया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इंडिया के लिए लाया गया था इसलिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। अब इसकी प्रमुख बातें क्या थी? देखो, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक यानी कि वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक यानी कि राजनीतिक शक्तियों को अलग कर दिया गया। यानी कंपनी कंपनी के लिए अब दोनों कार्य अलग अलग कर दिए गए, व्यापारिक अलग और प्रशासनिक अलग। जबकि इसके पहले कंपनी दोनों कार्य एक साथ करती थी, ठीक है। राजनैतिक क्रियाकलापों के लिए देखिए क्या किया गया है। राजनैतिक जो कार्य है उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया है, उसकी स्थापना की गई। किसके लिए? राजनैतिक क्रियाकलाप के लिए, ठीक है। राजनैतिक कार्य के लिए या फिर राजनैतिक कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए, नियंत्रण के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो आप देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट के समय दो यहां पर बोर्ड का गठन हो चुका था, जिसमें एक निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अगला नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स। तो यहां पर दोनों के कार्य अलग अलग हैं। देखो, जो निदेशक मंडल है यानी डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है, इनका काम है व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करना, यानी उनको मैनेज करना व्यापार से रिलेटेड। और राजनीति यानी प्रशासन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है या फिर देखभाल है या फिर समीक्षा करना है, वो किसके द्वारा किया जा रहा था? नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रशासन के बारे में कुछ भी जानते हैं तो ज्यादातर जगहों पर कंट्रोल प्रशासनिक इकाइयों का ही रहता है। तो अगर प्रशासक या राजनीतिक मामले से संबंधित बात पूछा जाए तो ये नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के दायरे में आता था, और निदेशक मंडल का कार्य था व्यापारिक मामलों का प्रबंधन करना। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो प्रमुख बात रहा वो यही है कि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य को अलग किया गया, और व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, और राजनैतिक यानी कि प्रशासनिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य शामिल थे, ठीक है। यहां पर ध्यान दे सकते हैं, नोट में एक चीज और है कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके ऐसे में 3 कर दी गई थी। यानी आपको पता होगा कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, कार्यकारी परिषद का, याद हो अगर आपको तो, जो कि 4 सदस्यीय परिषद थी। लेकिन इस समय तक यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में उसमें से एक सदस्य को कम करके और सदस्य संख्या 3 कर दी गई। अब पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख महत्व क्या है, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला तो भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया।
ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित करने में सबसे पहला हाथ किसका रहा? पिट्स इंडिया एक्ट का। ठीक है, यानी कि ये माना गया कि भारत में कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र हैं, यानी भारत के ऐसे इलाके जहां शासन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है, वो सारे क्षेत्र अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र माने जाने लगा, यानी कि उनको आप ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला बात है। दूसरा महत्व क्या था इसका कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों पर अब पूर्ण नियंत्रण हो गया, यानी कि कंपनी की अब व्यापारिक कार्यों पर भी ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहा और साथ ही साथ राजनीतिक कार्यों पर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए अब ब्रिटिश सरकार नियंत्रण कर रही थी। ठीक है, तो इसमें आपको बस दो चीज याद रखना है जो कि प्रमुख है। एक तो कि व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति अलग किया गया, व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गठन किया गया। और अगला है कि परिषद की संख्या जो थी सदस्य वो 4 से 3 किया गया। अब आता है अगला अधिनियम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिनियम कौन सा है आप देखेंगे, अधिनियम है 1786 का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम में मेन चीज क्या है आप देखेंगे, यह अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांगों को पूरा करने के लिए लाया गया था। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की मुख्यतः दो मांगे थी जो आप देखेंगे यहाँ पर, और उन्हीं दोनों मांगों को पूरा करने के लिए ये अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, किसके मांग पर? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग को पूरा करने के लिए। इसमें सबसे पहला क्या है? पहला है गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया जाए, ये उनका मांग था और इसको दिया भी गया। और दूसरा था गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेना का प्रमुख बनाया जाए इनको। ठीक है, तो यहां पर अब दो मांगे थी किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की, और दोनों ही मांगे पूरी हुई, यानी कि ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही प्राप्त हुए और उनके मांग पर ही इस दोनों को यहां पर 1786 के अधिनियम के तहत लागू किया गया। तो दो चीज आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अब परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकते हैं। परिषद कौन था? जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, जिसको बाद में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक सदस्य संख्या कम करके सदस्य 3 बना दिया गया। तो उस समय होता क्या था कि जो परिषद है, कार्यकारी परिषद, इसकी सहमति से यानी कि बहुमत से गवर्नर जनरल द्वारा कोई फैसला लिया जाता था और गवर्नर जनरल अपने मन से किसी भी फैसले को बदल नहीं सकते थे जब तक कि जो कार्यकारी परिषद था वो उस पर सहमति न जताए। तो ये कहीं ना कहीं कमी भी था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, जिसको पूरा करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा मांग भी किया गया और उसको पूरा भी किया सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, कि ठीक है गवर्नर जनरल अब विशेष परिस्थिति में परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त कर सकता है या फिर लागू भी कर सकता है। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की सारी शक्तियां भी प्रदान की गई, यानी कंपनी की जो प्रधान सेनापति होगा उसकी सारी शक्तियां किसमें निहित होगी? गवर्नर जनरल में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है आपके पास चार्टर्ड एक्ट 1793, इंपॉर्टेंट है। चार्टर्ड एक्ट 1793 प्रमुख बातें क्या हैं इसकी, ये आप देखिए। सबसे पहला तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए यहां पर बढ़ाया गया। ठीक है, यानी कि जो व्यापारिक कार्य थे कंपनी के, भारत में व्यापार करना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था प्रारंभिक समय में, उसको अभी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चूंकि अब कंपनी के पास दो कार्य थे भारत में, व्यापारिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक कार्य, यानी कि अब वो प्रशासनिक कार्य भी कर रहे थे, यानी कि शासन भी चला रहे थे भारत में, और इसके साथ साथ व्यापार तो था ही उनका, यानी व्यापारिक और प्रशासनिक दोनों कार्य कर रहे थे। तो व्यापारिक कार्यों को 20 वर्षों के लिए पहली बार बढ़ाया जाता है 1793 के चार्टर एक्ट में। और दूसरा जो नियंत्रक मंडल था यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का क्या काम था? प्रशासन, यानी कि राजनैतिक कार्यों की समीक्षा करना, उसका प्रबंधन करना। ठीक है, तो जो नियंत्रक मंडल था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके सदस्यों को अब भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। तो ये एक प्रमुख बात है यहां पर जो आपको याद रखना है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व यानी भारतीय आय से वेतन देने की व्यवस्था कब की गई या फिर किस एक्ट में किया गया? तो ये 1793 के चार्टर एक्ट में किया गया। और साथ ही साथ
कंपनी को अब प्रत्येक वर्ष भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को 5 लाख रुपया भुगतान भी करना था। यानी कंपनी के ऊपर अब दो दबाव बना। क्या क्या दबाव बना? कंपनी को 20 वर्षों के लिए अधिकार तो मिला और भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन दो प्रमुख दबाव उस पर ब्रिटिश सरकार की तरफ से डाला गया। पहला कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य हैं, जो भी मेंबर हैं उसके, उनका जो सैलरी दिया जाएगा वो अब भारतीय राजस्व यानी भारत से जो आय होगा कंपनी को, उसी पैसे से उनको वेतन दिया जाएगा। और साथ ही साथ कंपनी को अब भारत से किसी भी तरह से पैसा, आप कहो कमा कर, लूट कर या वसूल कर, जिस तरह से कंपनी करे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपया भुगतान करना था। ठीक है, प्रति वर्ष, यानी 1 साल। तो अब इसके बाद अगला जो एक्ट आता है, प्रमुख एक्ट, वो है चार्टर एक्ट 1813, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो कंपनी के कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देखो, व्यापार पर एकाधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्यापार पर एकाधिकार यानी अभी तक क्या होता था कि व्यापार, भारत में जो व्यापार करती थी कंपनी, उसका ही अकेले अधिकार था। यानी कि कोई भी सामान्य अंग्रेज व्यक्ति या फिर ब्रिटिश व्यक्ति आकर के भारत में अपने आप व्यापार नहीं कर सकता था, जब तक कि उसको कंपनी के साथ में मिलकर या कंपनी से अधिकार लेकर के या अनुमति लेके वो व्यापार भारत में नहीं करें। ठीक है, तो पूर्व में आप कुल ये कह सकते हैं, सब चीज मिला करके, कि कंपनी के पास ही अधिकार था केवल ब्रिटिश भारत की तरफ, सॉरी, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, कि वो भारत में आकर के अपना व्यापार कर सकती थी। तो जो भी व्यापारी, ब्रिटिश व्यापारी थे, उनको या फिर ब्रिटिश लोग थे जो भारत में व्यापार करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं कंपनी के थ्रू ही आकर के भारत में व्यापार कर सकते थे। यानी व्यापार पर अभी अकेले कंपनी का अधिकार था। लेकिन जब ये नियम आया, यानी चार्टर एक्ट जो 1813 लाया गया, इसमें प्रमुख क्या क्या बदलाव किए गए आप देखेंगे यहाँ पर, कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। तो जो पहले से नियम चला आ रहा था कि कंपनी के थ्रू ही भारत में व्यापार किया जा सकता है, वो यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, यानी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। और ये बहुत बार सवाल आया है, आप आगे देखेंगे भी जब हम क्वेश्चन करेंगे। और कुछ प्रतिबंधों के साथ लगभग सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अब छूट दे दी गई, कि आप भी भारत में सामान्य तौर पर जाके व्यापार कर सकते हैं, कंपनी के साथ जाने की या कंपनी से मिल के कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक अपवाद है जो आपको याद रखना है। अपवाद क्या है? कि कंपनी के लिए अभी भी दो चीजों पर एकाधिकार था, जिसमें से पहला था चाय। चाय पर कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना था, चाय के व्यापार पर, और साथ ही साथ चीन के साथ व्यापार पर। तो आप देखेंगे कि भारत में व्यापार तो लगभग समाप्त है, इसका एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार समाप्त है। सभी अंग्रेजों के लिए इसको अब अनुमति दे दिया गया है। लेकिन चाय के व्यापार पर अभी कंपनी का एकाधिकार था, यानी चाय का व्यापार केवल कंपनी ही कर सकती थी, सामान्य कोई भी अंग्रेज व्यक्ति नहीं कर सकते थे। और ऐसे ही चीन के साथ व्यापार भी केवल कंपनी कर सकती थी, अभी सामान्य कोई भी अंग्रेज व्यक्ति नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ व्यापार पर एकाधिकार से संबंधित मामला। अभी देखिए, शिक्षा और धर्म पर इन्होंने क्या किया, इसके बारे में क्या निर्णय लिया, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगला जो मेन चीज आता है वो आता है दोस्तों, शिक्षा और धर्म पर व्यय। व्यय नहीं, शिक्षा और धर्म के बारे में क्या निर्णय लिया जाता है यहाँ पर, ये देखना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शिक्षा के बारे में क्या निर्णय लिया गया, कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए और प्रचार के लिए कंपनी 1 लाख रुपए वार्षिक व्यय करेगी भारत में। ठीक है, तो ये भारतीयों के पक्ष में कुछ हद तक है, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, लब यहाँ पर मैं शुरू से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं कि चार्टर एक्ट 1813 की प्रमुख बातें क्या थी। सबसे पहले व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया और सभी अंग्रेजों के लिए ओपन किया गया कुछ प्रतिबंधों के साथ। और दूसरा, चाय पर एकाधिकार बना रहा, चाय के व्यापार पर, और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अब चाय और चीन ये दोनों 1813 में, 13 ये याद रखिए, 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया चाय और चीन के साथ अधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर। और शिक्षा के बारे में क्या हुआ, कि भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अब कंपनी व्यय करेगी। और धर्म के बारे में क्या था, कि जितने भी ईसाई मशीनरी थे, यानी ईसाई धर्म के प्रचारक थे, उनको भारत में आकर अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली कंपनी द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये आप
समझ सकते हैं। इससे पहले ईसाई धर्म का प्रचार भारत में करना मना था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ठीक है। लेकिन अभी ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेकर के भारत में आके ईसाई मशीनरी जो है थे, यानी कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो प्रचार कर सकते थे। तो तीन चीज है: व्यापारिक एकाधिकार, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय, और ईसाई मशीनरियों की भारत में आकर अपना प्रचार करने के लिए अनुमति मिलना। ये तीन चीज रहा 1813 का। अब बात करते हैं 1833, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके बारे में। 1833 और 1858 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए अगर आप अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, ठीक है। एक मिनट, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम चार्टर एक्ट देखते हैं। चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कई सारे प्रमुख परिवर्तन हैं। सबसे पहले तो ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। यहाँ फिर से गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज होता है, केंद्रीकरण फिर किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे दो अलग प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास, तो उसका केंद्रीकरण बंगाल के पास किया जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा आगे, या फिर भारत में किया जाएगा। और विधि आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि जो कार्यकारी परिषद थी जो गवर्नर जनरल के लिए, जिसमें अब 3 सदस्य रह गए थे फिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद, यानी 1784 के बाद, उसमें अब एक चौथा सदस्य जो कि कानूनी सदस्य या कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल किया जाएगा। और धारा 87 लाएगा, जिसके तहत जो खुली प्रतियोगिता होगी उसमें रंग, धर्म, जाति, इन सभी का भेदभाव मिटाया जाएगा। और खुली प्रतियोगिता यानी कंपनी में नौकरी लेने के लिए अब ओपन जो प्रतियोगिता है उसका शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी, और दास प्रथा का अंत। तो ये कई सारी प्रमुख चीजें हैं जो चार्टर एक्ट 1833 में की गई। ये वन बाय वन करके मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूं। सबसे पहला था अपना प्रशासनिक निकाय। प्रशासनिक निकाय में क्या है, आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसको हम शॉर्ट में ईआईसी बोल सकते हैं, ये पहले इसके पास दोनों काम था। दोनों काम का मतलब कि ये प्रशासनिक कार्य तो कर ही सकते थे, साथ ही साथ राजनीतिक कार्य भी करते थे। हालांकि इनको रिपोर्ट देना था अलग अलग, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कार्य दोनों थे, राजनीतिक भी और प्रशासनिक भी। लेकिन रिपोर्ट करने के लिए प्रशासनिक रिपोर्ट किसको जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और राजनीतिक जो सॉरी राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों एक ही बात हुआ। यहाँ पर व्यापारिक लिखना चाहिए था हमें, प्रशासनिक और राजनीतिक तो एक ही चीज है, यहाँ पर व्यापारिक आएगा। तो जो व्यापारिक रिपोर्ट था वो कौन लेता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती थी ये कंपनी व्यापारिक मामलों में, और प्रशासनिक या राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये रिपोर्ट करती थी। लेकिन दोनों काम भारत में ये अकेले कंपनी के द्वारा किया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, इसको पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बना दिया गया है, यानी अब यह केवल राजनीतिक या प्रशासनिक कार्य करेगी। अब ये व्यापार करना इसका बंद हो गया, यानी व्यापारिक कार्य अब कंपनी के लिए बंद कर दिया गया। कब, चार्टर एक्ट 1833 में, ये याद रखना है। महत्वपूर्ण निर्णय है कि कंपनी अब राजनीतिक कार्य केवल करेगी भारत में, व्यापार नहीं करेगी। पद नाम में क्या चेंजिंग किया गया, देखिए पद नाम में क्या चेंज हुआ। पद नाम में चेंज हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे पहले, अब उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब नाम चेंज किया गया और भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी भारत के जितने भी इलाके ब्रिटिश के अधीन थे या कंपनी के अधीन थे, सबके लिए गवर्नर ये एक तरह से बन गए, और इनका नाम अब गवर्नर जनरल से हटा के भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा कि पहले ये जो गवर्नर जनरल थे ये बंगाल के नाम पर केवल थे। हालांकि मद्रास और साथ ही साथ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इनके अंडर में आती थी, इनके अधीन थी, लेकिन कम से कम पूरे भारत के लिए नहीं थे, बंगाल के नाम पर चलता था। लेकिन जो 1833 का चार्टर एक्ट आया उसमें नाम बदल के संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये नाम चेंज हुआ। कंपनी को प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, पूर्णतः व्यापार समाप्त कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाले यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आप याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, ठीक है। अब देखिए तीन चीज हो गया, भारत का पहला अगर गवर्नर पूछा जाए तो अलग बात है, और पहला अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये अलग बात है, और पहला अगर
भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाए, देखो अभी तक ये बंगाल के लिए था, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला, फिर बंगाल का पहला केवल गवर्नर, और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल पहला, और फिर आता है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, फर्स्ट भारत का गवर्नर और जनरल, तो ये तीनों अलग अलग चीज है, तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? देखो जैसे सबसे पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के केवल जनरल की बात कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव। और पहले गवर्नर जनरल की अगर बात किया जाए तो पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो पहले गवर्नर हुए बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव, पहले गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंगस, और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, यहां पर आप देख ही सकते हैं, तो ये हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बात करते हैं केंद्रीकरण की। तीसरा जो था केंद्रीकरण में क्या है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियां फिर से समाप्त कर दी गई, और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण विधायी शक्ति देकर भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण का मतलब ही वही होता है। ठीक है, तो केंद्रीकरण किस प्रकार किया गया? बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी विधायी शक्ति को समाप्त किया गया, और ये सारी शक्तियां अब चूंकि पूरे भारत में गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को, तो ये सारा अधिकार लॉर्ड विलियम बेंटिक को चला गया। यानी कि ओवरऑल पूरे भारत में एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया, यानी एक केंद्र बनाया गया, तो इसलिए इसको आप केंद्रीकरण समझ सकते हैं। ठीक है, अगला आता है विधि आयोग। विधि आयोग में मैंने आपको पहले ही समझाया था दोस्तों कि जो गवर्नर के कार्यकारी परिषद था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था कार्यकारी परिषद को, जिसमें स्टार्टिंग में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद इसमें 3 सदस्य रह गए। अब इसमें फिर से एक चौथा सदस्य शामिल किया जाता है, और उसको कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है, यानी कि वो अब गवर्नर जनरल को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उसको रखा गया। तो गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, आगे चलकर उसी को विधि आयोग जब बनाया गया तो अध्यक्ष बनाया गया उसका। अब इस कार्य के लिए, यानी कि कानूनी सदस्य के रूप में जिसको शामिल किया गया, वो पहला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और इसी में जब विधि आयोग का गठन हुआ तो उसके अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं कि गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें चौथा कानूनी सदस्य जब शामिल हुआ, तो पहले कानूनी सदस्य या विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। अब खुली प्रतियोगिता, यानी कि कंपनी में जो सिविल सेवक थे, यानी चूंकि कंपनी में बहुत सारे, ऐसा तो नहीं था कि इंग्लैंड के सारे लोग भारत आ गए थे, कंपनी को भारत में प्रशासन चलाने के लिए अब सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता थी। तो उनके चयन के लिए, यानी सिलेक्शन के लिए, एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम टाइप का आप समझ लो, आयोजन किया गया था या फिर किया जाना था। उसमें भारतीयों को भी शामिल किया गया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनी के सिविल सेवक के तौर पर उसमें भर्ती नहीं हो सकते थे। ठीक है, यह प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया गया। ठीक है, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भारतीयों सहित अंग्रेजों को भी कंपनी की सेवा करने के लिए, यानी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए यहाँ पर मौका दिया जाना था। लेकिन ये जो खुली प्रतियोगिता वाला नियम था, इसको अंततः बंद कर दिया गया, या फिर ये केवल कागजों और नियम कानूनों में ही रह गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, डायरेक्टर्स का क्या काम था? कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखभाल करना। ठीक है, हालांकि व्यापार को तो बंद ही कर दिया गया। अब 1833 में केवल राजनीतिक कार्य या प्रशासनिक कार्य रह गए थे उस कंपनी के पास में, तो ये चीज लागू नहीं हो पाया। अब आता है धारा 87। अब बात करते हैं धारा 87 की। देखो धारा 87 अभी जो अनुच्छेद 15 है भारतीय संविधान में, जिसमें भेदभाव मना किया गया है कि रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं वह धारा 87 से रिलेटेड है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था, इसके धारा 87 में यह बात कही गई कि जो सिविल सेवकों की भर्ती होगी, अभी ऊपर आपने खुली प्रतियोगिता पढ़ा था, उस भर्ती में रंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर या फिर जन्म स्थान, इस सब के आधार पर कोई भी भेदभाव
रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा, या फिर किसी भी व्यक्ति को रंग के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर रोजगार प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन ये भी उस समय कागजों में ही सीमित रह गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने के कारण। अंतिम जो इसमें मेन चीज किया गया वो दास प्रथा का अंत किया गया। किस प्रकार अंत हुआ? देखो, जब विधि सदस्य के रूप में मैकाले को लाया गया तो उन्हीं के प्रयास से अंततः 1843 में दास प्रथा का भारत में अंत हो जाता है, यानी दास बनाने वाला सिस्टम खत्म किया जाता है। अब आता है आखिरी एक्ट, यानी कि चार्टर एक्ट 1853। कंपनी के अधीन ये लास्ट एक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार यानी उसके क्राउन या फिर ताज के अंतर्गत चलेगा, और भारत शासन अधिनियम आपको 1858 देखने को मिलेगा उसके बाद। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है, इसके आगे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आखिरी जो एक्ट है 1853, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है और इसमें क्या क्या नियम लगाया गया, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्या है कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी यानी कि प्रशासनिक कार्यों को पहली बार फिर से अलग किया जाता है। देखेंगे, अभी तक ये कंपनी के लिए अलग हुआ था, ठीक है। गवर्नर जनरल विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ये कार्य अलग किया गया, और एक अलग भारतीय या फिर केंद्रीय कह सकते हैं विधान परिषद, जो कि 12 सदस्य थी, यानी 12 लोग उसमें शामिल थे, का गठन किया जाता है, जो एक छोटी ब्रिटिश संसद के रूप पर काम करती है रूप में, ठीक है। कार्यकारी परिषद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि कार्यकारी परिषद के जो हेड होते थे वो गवर्नर जनरल रहते थे। अब ये विधान परिषद के निर्णय को वीटो कर सकते थे। वीटो का मतलब क्या होता है कि उसके निर्णय को रोक सकते थे या फिर उस पर चेंज कर सकते थे, निरस्त कर सकते थे, ठीक है। विधान परिषद का मतलब यहाँ पर जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया है यहाँ पर, इससे है। देखो, ये जो गठन किया गया है इससे, तो यहाँ पर आगे चलकर आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा कि ये बस काम के लिए था भारतीय विधान परिषद का गठन, इसका निर्णय कुछ भी नहीं चलता था, इनको उतनी अनुमति भी नहीं मिलती थी, बाद में चल के मिलेगा, ठीक है। अभी पूरा अधिकार कार्यकारी परिषद के गवर्नर जनरल के पास है, जो विधान परिषद के किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं या फिर उसको कैंसिल कर सकते हैं। आखिरी है सिविल सेवकों के चयन के लिए अब खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ इसमें फाइनली कर दिया गया। 1833 में क्या था कि खुली प्रतियोगिता का शुरुआत तो किया गया था, लेकिन उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था, ठीक है। कहीं ना कहीं उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनका विरोध के कारण उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी 1853 में इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो ये आखिरी एक्ट था। अभी अब हम कुछ क्वेश्चन जो 8-10 क्वेश्चन इससे आए हैं रिलेटेड वो कर लेते हैं, इसके बाद फिर अगले चैप्टर में अगली वीडियो पर। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट भारत 1784, चार्टर एक्ट 1813, या फिर 1833। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? अगर आपने नोट्स अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप 1 सेकंड में आंसर लगाओगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट 1773 में बनाया गया था, लेकिन अगले साल यानी 1774 में कोलकाता में या फिर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। ये याद रखिए, न्यायालय। और इसमें कितने न्यायाधीश थे? टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और बाकी के 3 सहायक न्यायाधीश थे इसमें, ठीक है। तो जो मुख्य न्यायाधीश थे, कम से कम इनका नाम याद रखिए। बाकी अगर नोट्स आप देखेंगे तो वहां पर मैंने बाकी अन्य 3 लोगों के भी नाम बताए हैं। 4 लोग यहाँ पर, चार चार थे, सॉरी, ये 4 थे और ये एक टोटल 5 थे, ठीक है। यहाँ पर जैसे फ्रांसिस थे आपके पहले, फिर क्लेवरेल, फिर है मानसन, और अगला है बारवेल। और चीफ सेक्रेटरी का बस नाम आप याद रखिए, चीफ सेक्रेटरी नहीं, चीफ जस्टिस। तो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ये नोट्स में भी हमने आपको बताया है, अगर आपको याद हो। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई,
लेवेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन अपने पास है कि केवल पहला सही है, दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, या दोनों ही गलत है। आप ध्यान देंगे, अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था या पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसके जो चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि लेवेंस्टर इसके चीफ जस्टिस थे, तो ये गलत है और पहला सही है, तो केवल पहला सही हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए दूसरे का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि दोनों सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में क्या दिया गया है, यहाँ पर स्थापना दिया गया है, और सूची 2 में क्या दिया गया है, आपको एक्ट्स दिए गए हैं। पहला है जैसे नियंत्रण परिषद है। ठीक है, नियंत्रण परिषद, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अधिनियम के तहत की गई? इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली? और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की एंट्री कब होती है? ठीक है, देखो जो सीधे तौर पर आपको याद है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो बी का तो एक होगा, ये फिक्स है। तो अब बी का एक जहां भी होगा वो सही उत्तर होगा, पहला चीज। तो बी में देख लो एक कहां है, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। लेकिन आज के समय में एग्जामिनर भी काफी तेज है, तो कई सारे ऑप्शंस ऐसे देखने को मिल सकते हैं, मिनिमम 2 ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे। तो बाकी भी आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कानूनी सदस्य की स्थापना कब हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पर, यानी 1784 में। तो ए को दूसरे से मिला देंगे और बी को हमने पहले से मिला ही दिया है। और गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य आया था, ये कब आया था दोस्तों? ये आया था 1833 में। ठीक है, 1833। तो हम डी को मिलाएंगे चौथे में और सी को मिलाएंगे तीसरे में, तो ये याद रखिए आप। ठीक है, कि नियंत्रण परिषद की स्थापना हो गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सॉरी, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल की परिषद में जो कानूनी सदस्य शामिल हुआ वो 1833 में। अगले सवाल पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का जो नींव भारत में पड़ा उसमें मुख्य योगदान किसका है? 1833 के चार्टर एक्ट का, या फिर जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 का, या फिर प्राच्य विद एवं आंग्ल विद विवाद का? तो इसके बारे में आपको चयन करना है। ऑप्शन है केवल पहले और दूसरे का, या फिर केवल पहले और तीसरे का, केवल दूसरे का, या फिर ए, बी और सी, यानी कि तीनों का। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले 1813 में क्या था? 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष व्यय करने का प्रावधान किया गया था भारतीयों की शिक्षा पर। ठीक है, या फिर उसके प्रसार पर। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका योगदान तो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ने पर, क्योंकि जब अंग्रेज व्यय कर रहे हैं अगर पैसा शिक्षा पर, तो वो जो उनसे रिलेटेड है वही शिक्षा निश्चित तौर पर रखना चाहेंगे। तो इसमें चार्टर एक्ट का तो योगदान है। अब आता है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। देखो यही वो कमेटी थी जिसका कार्य था ये 1 लाख रुपए का व्यय करने के लिए 1 लाख रुपए इकट्ठा करना, तो इसका भी योगदान निश्चित तौर पर है। अब सही उत्तर तो वही होगा जिसमें पहला और दूसरा दोनों शामिल हो। अब ऑप्शन 1 और 2 है और यहाँ पर 1 2 3 है। अब आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, देखो प्राच्यविद यानी पश्चिमी सभ्यता का तो योगदान है ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी आपका, सॉरी, तीसरा भी सही है, और इस प्रकार डी सही होता है, यानी तीनों ही सही है। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ठीक है, देखो 1873 का कोई चार्टर एक्ट आपको अभी मिला ही नहीं होगा। 1873 का तो ऐसे ही गलत हो गया। बचता है 1813, 33 और फिर 53।
यहाँ पर सही उत्तर जो है दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम है। इसी में प्रावधान किया गया था कि अब भारत में कंपनी जो है उसके व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और कंपनी को केवल चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और साथ ही साथ चीन के व्यापार पर इसका एकाधिकार बना रहा और भारत में व्यापार करने के लिए लगभग सभी अंग्रेजों को अनुमति मिल गई थी इस समय पर। ठीक है। और 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में बस ये याद रखिए कि इस टाइम पर कंपनी के सभी व्यापारिक कार्य बंद कर दिए गए। कंपनी के सभी व्यापारिक कार्य अब बंद कर दिए गए और कंपनी को केवल अब राजनैतिक या फिर प्रशासनिक कार्य करने थे भविष्य में इंडिया के अंदर। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? अभी हमने पढ़ा था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया, हालांकि इसमें चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहा। और जब देखेंगे 1833 वाले में तो पूरे व्यापारिक कार्य ही खत्म कर दिए गए, तो चाय और चीन का वहां लेना देना ही नहीं है। अगला सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में विचार करना है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य यानी एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया गया। ये बिल्कुल सही है 1813 के बारे में। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। देखिए, यहां पर 1813 में ब्रिटिश संप्रभुता वाली कोई बात थी कि नहीं, अगर ये आपसे पूछा जाए तो निश्चित तौर पर था। क्योंकि आप देखेंगे कि अब कंपनी का उद्देश्य कहीं ना कहीं था कि भाई ये जो काम यहाँ पर कर रही है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना इनका कार्य था। ठीक है। तो जब यहाँ के सारा खबर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा है तो ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को कहीं ना कहीं भारत में इससे बढ़ावा मिला। अगला है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। देखो, अभी भी भारत का राजस्व कंपनी के द्वारा वसूला जा रहा था, दीवानी कार्य कंपनी ही कर रही थी। तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद के अधीन या फिर ब्रिटिश ताज या फिर क्राउन के अधीन सीधे सीधे अभी भारत का राजस्व नहीं गया था इस टाइम तक, यानी 1813 का चार्टर एक्ट जब लागू हुआ तब तक। ये कब गया था आगे आपको जब ताज के अधीन शासन मिलेगा, जैसे आपने पढ़ा था कि 1717 बोल रहा हूं 1857 तक, 1773 से 1857 तक कंपनी के अधीन शासन रहा भारत में और फिर 1858 से स्टार्ट होता है और 1947 तक ब्रिटिश ताज द्वारा या फिर क्राउन द्वारा भारत में शासन चलाया जाता है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही नोट्स में बताया था। तो 1858 से जब ताज द्वारा या फिर ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में शासन चलाया जाना स्टार्ट किया जाता है तो 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया और उसी के तहत राजस्व को सीधे सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में भेजा गया। तो पहला और दूसरा यहाँ पर केवल सही है, बाकी सारे हो गए गलत। आखिरी सवाल आ गए हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये आपने देखा था दोस्तों कि ये काम किसके द्वारा किया गया। ये काम हुआ 1833 के चार्टर एक्ट में ही। किस प्रकार हुआ? जब खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया गया। हालांकि 33 में ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, 53 में हुआ, लेकिन फिर भी चूंकि खुली प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो 1833 में प्रदान किया गया था और इसमें भारतीयों को भी मौका दिया जा रहा था, यानी कि ये भारतीयों सहित था। ठीक है ना। और 1833 में ही आपका धारा 87 भी लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि रंग, धर्म इन सभी के आधार पर या फिर जाति या फिर जन्म स्थान इनके आधार पर जो खुली प्रतियोगिता होगी उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब अगले चैप्टर जिसमें ब्रिटिश ताज के अधीन शासन होता है भारत में और उस समय में जो भी नियम पारित किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वो हम देखेंगे, वो अगले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए काफी मेहनत भी हुई है क्योंकि आप देखेंगे पूरा नोट्स बनाया था और नोट्स के आधार पर आपको पढ़ाया भी गया और फिर बाकी के क्वेश्चन कराए गए। नहीं तो आप समझ लो कि 8 क्वेश्चन कराने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं अगर सही से समझा के चला जाए तो, लेकिन यहाँ पर नोट्स भी मैंने बताया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।